नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें से कुछ को देखें तो यकीन जानिए डर लगता है, खौफ महसूस होता है। कुछ को सोच कर ही राहत और सुकून मिलता है, यानी कुछ को देखकर आप खौफज़दा होते हैं और कुछ को देखकर आपको सुकून मिलता है। मिसाल के तौर पर माँ की गोद। बड़े से बड़ा आदमी भी जब ये सोचता है कि वो कभी अपनी माँ की गोद में सर रखे, ये सोच कर ही उसे क्या मिलेगा? यकीनन सुकून मिलेगा। ऐसा ही है, राहत मिलेगी, खुशी मिलेगी। अपना घर जब इंसान दिन भर मेहनत करने के बाद ये सोचता है कि बस अब वो अपने घर जाएगा, अपने घर वालों से मुलाकात करेगा, उसे ये सोच कर ही बहुत खुशी होती है। अपना वतन। बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानी जब भी ये सोचते हैं कि उनका एक अपना वतन है जहां वो लौट कर जाएंगे, तो उनको बहुत फ़ख्र, बहुत खुशी महसूस होती है। हमारी फ़ौज की वर्दी, जब भी हम अपनी पाक फ़ौज की वर्दी देखते हैं तो यकीनी तौर पर सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है और सर फ़ख्र से बुलंद भी हो जाता है, ऊंचा भी हो जाता है। मज़दूर को वक्त पर मिलने वाली मज़दूरी का सोच कर ही इत्मीनान हो जाता है। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको सोच कर ही खौफ आता है, जैसा कि जहर। इस नाम को सुनकर क्या याद आता है? यकीनी तौर पे मौत ही याद आएगी। जो जहर का नाम सुनेगा उसको मौत याद आएगी। जेल का नाम सुनकर यकीनी तौर पे खौफ आ जाता है, और कि बिल्कुल भी ऐसी एक अंधेर जगह जिसको सोचकर इंसान क्या याद करे। बिल्कुल अगर आप अपनी कब्र को याद कर लें, बिल्कुल वही फीलिंग होगी। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनको उनके इम्पैक्ट की वजह से आप कह लें कि जाना जाता है, समझा जाता है, महसूस किया जाता है। अगर किसी इंसान का, किसी इदारे का या किसी चीज़ का इम्पैक्ट ही नेगेटिव होगा तो क्या होगा? उसको सोचकर बुरा लगेगा। अगर किसी चीज़ का, इदारे का, इंसान का इम्पैक्ट या इमेज बिल्कुल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? बिल्कुल ऑपोजिट, कि नेगेटिव वाले को सोचकर आप खौफज़दा होंगे, पॉजिटिव वाले को सोचकर आप पसंद करेंगे, आपकी अच्छी फीलिंग्स होंगी, उसके बारे में सोचकर आपको सुकून महसूस होगा, राहत महसूस करेंगे। इसकी बड़ी एक सादा सी मिसाल ले लें, सबसे सादा सी मिसाल। तुर्की में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई, फ़ौज ने की, लेकिन तुर्की के अवाम के लिए मार्शल लॉ नाकाबिले कबूल था, जुर्म था, गलत था। उन्होंने उसके खिलाफ इतनी शिद्दत से नापसंदीदगी का इजहार किया कि सड़कों पर ही निकल आए, टैंकों के आगे लेट गए, और तुर्की के अवाम ने तुर्की में मार्शल लॉ की कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन यही, अब ज़रा सोचिए, यही अगर पाकिस्तान में होता तो क्या होता? पाकिस्तान के अवाम मिठाइयाँ बांटते, पाकिस्तान के अवाम भंगड़े डालते, ढोल की थाप पे रक्स करते, पाकिस्तान के अवाम टू कट शॉर्ट जश्न मनाते। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट मैटर करता है। तुर्की में जो जमहूरियत की तारीफ़ है वो सही वाली तारीफ़ है, यानी जमहूरियत जमहूर से, अवाम से शुरू होकर अवाम पर, जमहूर पर ही ख़त्म हो जाती है। तुर्की में जमहूरियत ने अवाम को हर वो सहूलत, हर वो बुनियादी हक दिया जो जमहूरियत अपने अवाम को देती है, जमहूर को देती है। तुर्की में जमहूरियत ने अपना बहुत बेहतरीन, ऐसे कह लें कि इमेज बनाया, ऐसा बेहतरीन इमेज कायम किया। अवाम ने जमहूरियत का फिर साथ ही देना था। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ? इसका उलट हुआ। पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत की वो तारीफ़ बताई गई जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो तारीफ़ दिखाई गई प्रैक्टिकली जो दुनिया में कहीं देखने को ना मिली। पाकिस्तान में वो जमहूरियत नाफिज की गई जिसका मकसद अवाम से इंतकाम लेना था। तो खुद तो कहते हैं सबसे बेहतरीन इंतकाम जमहूरियत है, इनके मुंह से सच निकल जाता है। अगर इसको किसी और तरह देखा जाए, क्या कहते हैं? जमहूरियत इंतकाम है, तो इंतकाम ही है बेचारे जमहूर से जो ले रहे हैं सियासतदान। अच्छा जी, मकसद क्या जी? अवाम से इंतकाम लेना। जो पाकिस्तानी जमहूरियत, उसकी डेफिनेशन आपको बता रही हूँ। इसलिए अवाम ने कभी भी जमहूरियत को खुले दिल से तस्लीम नहीं किया। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ओहदे हैं, बहुत सारे इदारे हैं जो अपने इम्पैक्ट की वजह से मकबूल भी हुए और मशहूर भी हुए। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जिसके अगर मैं बात करूँ, जो मैंने तमहीद बांधी, शायद उसके लिए इतनी लंबी मैंने तमहीद बांधी, इतना लंबा इंट्रो। काला कोट, क्या याद आया आपको? आज क्या चलता रहा? काला कोट। ये काला कोट क्या है? काला कोट तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में कानून की बालादस्ती की अलामत समझा जाता है। काले कोट को तरक्की याफ्ता जमहूरी ममालिक में कानून के सर का
ताज समझा जाता है, क्योंकि ये काला कोट ही लोगों को इंसाफ दिलाने में अहम किरदार अदा करता है। ये काला कोट मजलूमों को उनका हक दिलवाता है, ये काला कोट बेगुनाहों को सज़ा से बचाता है, ये काला कोट कानून और अदालत की हिफाजत करता है। लेकिन ये होता है दूसरे ममालिक में, इस काले कोट का ये इमेज बना है दूसरे ममालिक में। अब हमारे मुल्क की बात कर लेते हैं। हमारे मुल्क में इस काले कोट की क्या अहमियत है, या कह लें क्या इज्जत है। हमारे मुआशरे में इस काले कोट का सोचें मुकाम क्या है। हमारे मुल्क में ये काला कोट, ये कह लें कि आखिर किस चीज़ की अलामत बन गया है। ज़रा देखिए, हमारे मुल्क में ये काला कोट, अगर मैं कह दूं कि कानून का ही मुंह काला करता है तो आप अग्री करेंगे। हमारे मुल्क में ये काला कोट मासूमों की जानें लेने का सबब बनता है। आप सेकंड करेंगे मेरी राय को। हमारे मुल्क में ये काला कोट ही कानून शिकनी करता है। आप 100% अग्री करेंगे मेरी बात से। लेकिन इसमें कसूर क्या इस काले कोट का है? नहीं, काले कोट का कसूर नहीं है। इसमें कसूर इस काले कोट को पहनने वालों का है, जिसको पहनने के लायक नहीं है, जिनकी नीयतें काली हैं। अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत की तारीफ ही गलत बताई गई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जमहूरियत टर्म ही गलत है, जमहूरियत कहते किसी गलत चीज़ को हैं, बल्कि गलती उनकी है जो जमहूरियत का नाम लेकर अपनी सियासत और अपने कारोबार चमकाते रहे। इसी तरह ये काला कोट तो बेबस है, मजलूम है, लाचार है, क्योंकि काले कोट को पहनने वाला इस काले कोट की हुर्मत, इसकी इज्जत और तकद्दुस को पामाल कर रहा है। यानी वो बंदा ही काला है, काले कोट का कसूर नहीं है, उसको पहनने वाले की नीयत का कसूर है, उस बंदे का कसूर है। इस काले कोट को पहनने वाला ही इस काले कोट का दुश्मन बन चुका है। कहा जाता है कि काले कोट का तकद्दुस हर एक पर लाजिम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए कि कोई इस काले कोट की बेइज्जती ना कर सके। मगर यहाँ रोना तो इस बात का है कि इस काले कोट की बेहुरमती सबसे ज़्यादा इसको पहनने वाला खुद करता है। और सिर्फ काले कोट का ही क्यों, सबकी इज्जत होती है, जजेस की भी इज्जत होती है, डॉक्टर्स के सफ़ेद कोट की भी क्या इज्जत नहीं होती? बहुत इज्जत होती है, बहुत हुर्मत होती है। सहाफ़ियों के कलम की भी अहमियत होती है, इज्जत होती है। बस ख्याल रखें, इस इज्जत को आपने खुद इसको गिराते हैं आप लोग, जो इस चीज़ को हाथ में पकड़ते हैं। कलम जिसने पकड़ा उसने खुद कलम के तकद्दुस को पामाल किया। काले कोट पहनने वालों ने खुद अपनी काली करतूतों की वजह से काले कोट पर धब्बा लगाया। और सफ़ेद कोट की अगर बात कर लूँ कि उनको खुद ख्याल नहीं कि सफ़ेद कोट की अहमियत क्या है। लेकिन उस वक्त तक जब तक वो खुद इसका इस्तेसाल ना करें, तब तक इसको बदनाम ना करें, तब तक अगर एक सहाफ़ी अपने कलम को बेच दे, एक डॉक्टर अपनी मसीहाई को बेच दे, एक वकील अपने काले कोट की इज्जत को खुद तार तार कर दे, तो फिर कैसी इज्जत किसने की पामाल? खुद आपने। आप खुद नहीं समझते कि क्या आपको इज्जत मिली, इसको संभालना कैसे है? फिर कैसी हुर्मत, कैसा वकार? पाकिस्तान के तमाम वकला बहुत काबिल एहतराम हैं, उनका पेशा भी किसी तरह से डॉक्टरों के पेशे से कम नहीं है। डॉक्टर बीमार लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं, तो वकला बेगुनाह लोगों को जेल जाने से बचाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बेगुनाह शख्स को सजाए मौत हो जाए तो वो जान से जाता है, ऐसा ही है। और किसी को उम्र कैद हो जाए तो वो ज़िंदगी से जाता है, और उसके साथ ख़ानदान वाले भी सफ़र करते हैं। लेकिन क्या जो आज हुआ और ये एक अरसे से होता आ रहा है, क्या वो काबिल कबूल है? क्या ये वकील काला कोट पहनकर जिसकी चाहे बेइज्जती कर दे? क्यों भाई, किसने लाइसेंस दिया बेइज्जती करने का? आपको लाइसेंस बेइज्जती करने का दिया गया? ये जो आज हुआ इसका लाइसेंस था आपके पास? जिसको चाहे आप जलील करें, जिस पर चाहे आप धावा बोल दें, जिस पर चाहे तशद्दुद कर दें, जजेस का सर फाड़ दें, अदालत पर हमला कर दें, लेडी कांस्टेबल को थप्पड़ मार दें, पुलिस को अगर बात करें पुलिस के गार्ड को आप सरेआम बेइज्जत कर दें। क्यों भाई, क्यों? मुतालिबात मनवाने के लिए आए रोज एहतजाज करते हैं और अब अस्पताल में घुसकर मरीजों को भी मार डालें। क्यों? कौन सी अदालत ने इन वकीलों को यह सर्टिफिकेट दिया? कौन सा कानून इनको इस बात की इजाजत देता है कि इंसानियत से गिर जाते हैं ये खुद को ये देख के कहेंगे कि हम इंसान हैं? आज ये कहेंगे कि हम इंसान हैं? ये इंसानों वाली हरकत की इन्होंने? कौन से आइन के तहत इन वकीलों को खुली छूट दी गई? पुलिस वालों और साइलों को भी मारा पीटा गया। एक ऐसी फुटेज भी मंजर आम पर आई जिसमें वकला अपने चैम्बर में एक शख्स को बुरहना करके तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और वो अल्लाह के वास्ते दे रहे हैं, अल्लाह के वास्ते दे रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। दीदा दिलेरी ये
کہ فوٹیج میں ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے فوٹیج بناؤ. یہ شخص کتنا ہی دیکھے نا, کتنا ہی کوئی برا ہو یا کسی نے کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کیا ہو, اس کے خلاف قانونی کارروائی تو کی جا سکتی ہے نا, لیکن کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا جائے. لاہور کی عدالتوں میں جج سے بدتمیزی, سامان اٹھا کر پھینکے اور وکلا کے 2 گروپوں کی عدالت میں لڑائی کو بھی لوگوں نے دیکھا, خود دیکھا. ان وکلا گردی پر خود چیف جسٹس آف پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ وکلا کی عزت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی ہے, ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے وکلا کے لیے جو آج اگر دیکھ لینا کیا ہو رہا تھا, انسان بھی نہیں لگ رہے تھے. یہ ذرا کلپ ہے ہمارے پاس, چلائیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے خیالات کا اظہار کس طرح کیا تھا. رضا چلائیے گا. It is one of my passions that lawyers in Pakistan who are otherwise brilliant lawyers, they should be properly trained as well so that they can compete with anybody in the rest of the world. They say that divinity, law and medicine, they are all very noble professions, and there's absolutely no place for anybody who is not as noble as expected of his profession. You have to understand right from day one that this is a profession, all right, but this is not business. You are not in this profession to make money. Money will automatically follow you. When you will do good things, you will argue good cases, you will be more experienced, money will follow you. But you don't have to follow money. وہ جو ہمارا فلمی امیج ہے وکیل صاحبان کا, جج صاحب وہ میرے 12 سال لوٹا دیجئے, وہ عدالتوں میں نہیں ہوتا. آپ کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا, کوئی تھیٹریکل پرفارمنس کی ضرورت نہیں. جس ریاست میں ہم رہتے ہیں اس ریاست کے قانون کے محافظ ہی اگر ہماری جان کے دشمن بن جائیں گے تو پھر ہم کس سے امید رکھیں گے؟ میرا ایک سوال ہے, کس سے امید رکھیں گے؟ لڑائی چاہے جمہوریت کی ہو, قانون کی ہو, انصاف کی ہو, ڈاکٹرز کی ہو, وکیلوں کی ہو. ایک سمپل سا سوال ہے میرا, پستا کون ہے؟ سفر کون کرتا ہے؟ انگلش والے سفر کی بات کریں, کون کرتا ہے؟ ایک عام آدمی. مرتا کون ہے؟ ایک عام آدمی. مشکلات کون اٹھاتا ہے؟ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ اذیت کا سامنا کس کو کرنا پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی کو. کالے کوٹ میں موجود, میں سوچ سمجھ کے کہہ رہی ہوں, کالے کوٹ میں موجود یہ کالی بھیڑیں جو اس کالے کوٹ کا تقدس پامال کر, یا بھیڑیں بھی کہیں گی کہ ہمیں نہ ملائیں اس سے, کالی بھیڑیں کہیں گی ہم ان کالے انسانوں سے بہتر ہیں. آج یہ تقدس پامال کرے کالے کوٹ کا ان کی وجہ سے ہی. جس طرح ایک عام آدمی کھلے عام جمہوریت کو گالی دیتا ہے, سیاست کو گالی دیتا ہے, قانون کو گالی دیتا ہے, اور اس کالے کوٹ کو بھی گالی دیتا ہے, کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے اس کالے کوٹ کی اہمیت دن بہ دن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور آج کے واقعے نے اس کالے کوٹ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا. اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا جی؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جی 24 نومبر 2019 کو عظیم سندھو نامی ایک وکیل والدہ کے علاج کے لیے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی گیا, جہاں علاج کے دوران وکلا نے ڈاکٹرز پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا. پھر کیا ہوا؟ جس دوران ڈاکٹرز اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی. واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اگلے روز ڈاکٹرز نے اسپتال میں ہڑتال کی, اور جہاں پہ یہ ہاسپٹل ہے جیل روڈ, لاہور کی بڑی مشہور روڈ ہے جو لاہور سے واقف نہیں, جیل روڈ پر گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے دھرنا بھی دیا گیا. اچھا جی, وکلا نے بھی اس دوران ڈاکٹرز کے خلاف احتجاج کیا اور سول سیکریٹریٹ میں گھس کر چیف سیکریٹری کے دفتر کے باہر دھرنا بھی دیا. اچھا, پھر گزشتہ روز پولیس کی جانب سے PIC کے 2 ملازمین کو گرفتار کیا گیا, جس پر ڈاکٹرز نے کیا کیا, ایک بار دوبارہ ہڑتال کی, اور اسی دوران وکلا کی جانب سے پولیس پر کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا گیا. آج کیا کیا جی؟ آج وکلا نے اسپتال کے سامنے احتجاج شروع کیا اور پھر دروازے کھلوا کر اندر گنڈوں کی طرح داخل ہو گئے. جیسے وکیل نہیں تھے, کوئی گنڈے تھے, کوئی گلو بٹ تھے. جس کے بعد دل کا سب سے بڑا اسپتال وکلا گردی کا نشانہ بنا. آپ سب نے دیکھا, رکاوٹیں ہٹا کر ہاسپٹل میں داخل ہوئے یہ گلو بٹ, کالے کوٹوں میں ملوث گلو بٹ, راستے میں کھڑی گاڑیوں کو توڑا پھوڑا, نقصان پہنچایا, ایمرجنسی کے شیشے توڑ دیے. تب بھی تو کہہ رہے گلو بٹ, اور اسپتال کے باہر سے بھی اینٹیں برسائیں. بھلا کوئی وکیل اس طرح کرتا وقت کیسا لگے گا؟ سوچیں ذرا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.